हाँ चलो भाई, शुरू हो गया शायद ये, है ना? लेट्स स्टार्ट। सो यू हैव योर एग्जाम द कमिंग डे ऑन संडे आई गेस, राइट? संडे को पेपर है सीडीपीओ का। ठीक है, मैं दो एग्जाम, क्या ही जा रहा है। मेन फोकस अपना 67th बीपीएससी है। बट ये क्वेश्चन सीडीपीओ के लिए भी रेलेवेंट है क्योंकि साइंस तो सेम ही रहता है यार, है ना? ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं। सो अच्छे से पेपर दे के आओ। और टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी डिस्कशन भी करता हूँ मैं, कभी कभी कुछ रैंडम क्वेश्चंस देके, 10-15 क्वेश्चंस देके। तो अगर नहीं ज्वाइन कर रखा है तो वो कर लो यार, दैट विल बी हेल्पफुल। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा लाइट शोज डुअल नेचर दैट इज पार्टिकल एंड वेव, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट लिख रखे हैं, इन तीनों में से चुनना है। सबसे पहले तो डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है कि द लाइट कैन शो बोथ द नेचर, दैट इज पार्टिकल नेचर ऑल्सो एंड वेव नेचर ऑल्सो। वेव नेचर तो पता ही है अपन को, लाइट शो करता है। लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? ऑलमोस्ट 333 मीटर पर सेकेंड, है ना? और पार्टिकल नेचर क्या होता है? पूरा पार्टिकल नेचर ही तो पढ़ते हैं। अपनी इमेज दिखती है मिरर में, पार्टिकल नेचर है। शेविंग मिरर और ये सब पार्टिकल नेचर ही तो, लेंस, ये सब पार्टिकल नेचर ही शो करता है लाइट का ना, है ना? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ वाला है पार्टिकल नेचर। और वेव नेचर तो पता ही है आपको, इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर ड्यू टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। एकदम सही बात है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से ही होता है। एंड डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर ड्यू टू वेव नेचर ऑफ लाइट। एकदम सही बात है। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन जिसमें लाइट जो है बेंड कर जाता है, इसको कहते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। जैसे ये देखो, ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें दो स्लिट्स बने हुए हैं ना। तो ड्यू टू वेव नेचर ऑफ लाइट द वेव्स विल इंटरफेयर एंड जब आप वेव्स वेक्टर, चलो नहीं इतना डेप्थ में नहीं जाते, रहने दो। जब वेव्स इंटरफेयर करता है, दो वेव्स, जब दो वेव क्वांटिटी इंटरफेयर करेगी तो एक चीज ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा क्योंकि सोर्स सेम है। एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है ना, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। हाउ एवर पाथ डिफरेंस हो जाएगा। पाथ डिफरेंस क्योंकि देखो, ये वाली लाइट जो है, ऐसे समझाता हूँ, ये वाली लाइट का पाथ ये है, इस वाले इंसान का पाथ ये है। तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा, ये कम ट्रैवल कर रहा है, ये ज़्यादा ट्रैवल करेगा। पाथ डिफरेंस की वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है। तो कहीं कहीं पे जहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, जहाँ पे ये बिकम्स वेरी ब्राइट, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ पे ये बिकम्स लेस ब्राइट और डार्क, लेट अस कॉल इट डार्क, इट बिकम्स, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्कर। ठीक है? ब्राइट सर्कल्स बन रहे हैं, फिर डार्क सर्कल्स बन रहे हैं, फिर ब्राइट सर्कल्स बन रहे हैं, फिर डार्क सर्कल्स बन रहे हैं। इसी को मैक्सिमा मिनिमा भी बोलते हैं, है ना? लेट्स नॉट गो इन दैट डेप्थ। First statement looks perfect fine. Reflection and refraction are due to particle nature of light. Second statement also looks perfectly fine. Diffraction and interference are due to wave nature of light. Let us look at the third statement. Third statement says total internal reflection is an extension of reflection. Let us see. Let us say this. The first image is telling me कि जब भी लाइट जो है वाटर से एयर में जाता है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, लाइट जब रेयर, सॉरी, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना? और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो मिरर के केस में होता है, रिफ्लेक्शन के केस में होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर 30 डिग्री से नॉर्मल से बना रहा है इंसिडेंस रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री बनाएगा। इस केस का फॉर्मूला हो जाएगा n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2 नॉट नीडेड एट आवर लेवल। ठीक है? अब देखो इसमें क्या कह रहा हूँ मैं, इसमें मैं कह रहा हूँ कि ये इंसान को आइडियली जाना ऐसे चाहिए था, बट ये अवे बेंड कर गया। जैसे ही मैं ये एंगल और बढ़ाऊंगा, इंसिडेंस रे ये होगी, ये और अवे मूव करेगा, ये और अवे मूव करेगा, ये और अवे मूव करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इस पाथ को ट्रेवल करेगा, है ना? उस चीज को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, जिसको यहाँ दिखाया गया है। सो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाउ मच? Isn't it 90 degree? Yes, it is 90 degree because the ray is traveling on the path which separates the medium. The refracted ray is traveling on the path which separates the two medium, water and air. जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा होगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उससे पहले नहीं हो सकता।
तो जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार होगा, नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू थीटा वन विल बी इक्वल टू थीटा टू। यहाँ पे देख रहे हो, थीटा वन और थीटा टू दोनों इक्वल होंगे जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रिफ्लेक्शन का एंगल होगा। ठीक है, सो द थर्ड स्टेटमेंट गलत लग रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज एन एक्सटेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज एन एक्सटेंशन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो कह रहा द इमेज शोज अ स्टोन फ्लोटिंग ऑन वाटर, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग सो इज, इमेज देख लेते हैं, श्री राम लिखा हुआ है। ये इमेज कहाँ का है? शायद हनुमान मंदिर का है, पटना वाले हनुमान मंदिर का। क्या इसमें श्री राम लिखा हुआ है इसलिए ये फ्लोट कर रहा है? नहीं, इसमें जीसस लिखा हुआ रहता तो भी ये फ्लोट करता, इसमें अल्लाह लिखा हुआ रहता तो भी ये फ्लोट करता। ये बहुत ही सेकुलर पत्थर है, इससे ज़्यादा सेकुलर कुछ नहीं हो सकता है। ये इसलिए नहीं फ्लोट कर रहा है क्योंकि इस पे भगवान का नाम लिखा है। सबका नाम लिख दो तो भी फ्लोट करेगा, किसी का नाम नहीं भी लिखो तो भी फ्लोट करेगा। ठीक है, मतलब सी लुक एट द आयरनी, कितना अच्छा स्टेटमेंट बोला, मंदिर का पत्थर है फिर भी बहुत सेकुलर है। काफी सही बोल दिया यार। चलो, द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। लेट्स सी, इतना तो समझ में आ गया, पत्थर है तो कैल्शियम का बना होगा, कैल्शियम इन वाटर Ca प्लस H2O क्या बनाएगा? CaOH2 प्लस H2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सो द हाइड्रोजन बबल्स जो होते हैं उसकी वजह से ये ऊपर उठ जाता है। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम with water is very less violent. The heat evolved is not sufficient enough for the hydrogen to catch fire. So calcium starts floating because of bubbles of hydrogen gas जो फॉर्म हो रहे हैं हाइड्रोजन गैस, उसके बबल स्टिक हो जाते हैं सरफेस ऑफ कैल्शियम में और वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। लेकिन जब आप ये देखोगे, जब आप दूसरे मेटल्स लाइक पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन देखोगे कोल्ड वाटर में, तो इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम the reaction is very violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire, है ना? चलो ये बता दिया मैंने आपको कि कैल्शियम सॉरी पोटेशियम और सोडियम का कोल्ड वाटर के साथ वायलेंट रिएक्शन होता है, इमीडिएटली फायर कैच हो जाता है। कैल्शियम का उतना वायलेंट नहीं होता है, हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म होते हैं, स्टिक हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। अब आप मुझे बताओ, लीड कॉपर सिल्वर क्या पानी के साथ रिएक्ट करेंगे? लीड कॉपर सिल्वर गोल्ड ये नॉट एट ऑल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, है ना? एनसीईआरटी इज द की डियर, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनेली इज टू सर्व एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन्स between various organ of the cytoplasm or between cytoplasm and nucleus. Which organelle is being talked here? Golgi apparatus, lysosome, endoplasmic reticulum, mitochondria। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो होगा नहीं क्योंकि अपन को पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। लाइसोसोम भी होगा नहीं क्योंकि अपन को पता है उसको सुसाइडल बैग कहते हैं। तो आंसर या तो गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसी को कहते हैं यार, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। नहीं पता क्या होगा, ये इमेज देख के पता चेक कर सकते हैं क्या? ये इमेज देख के पता कर लेंगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि इसको क्या कह रहा है, सर्व्स एज ए चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। इस इमेज के हिसाब से कौन सा चैनल लग रहा है जो ट्रांसपोर्ट करे मटेरियल को? ये वाला। इसी को तो कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, पानी पी लेता हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नन ऑफ आवर कंसर्न। अपन को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो सर गोल्गी एपरेटस क्या करता है? गोल्गी एपरेटस helps in the packaging of the same protein. Let us see, we have written Golgi complex carries out the packaging of protein prior to sending them to the targets. And endoplasmic reticulum is responsible for several other functions apart from serving as a channel. The functions involves poison detoxification. जब आप गोल्गी apparatus पढ़ रहे हो तो एक कैमिलो गोल्गी नाम के इंसान थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था बताओगे आप मुझको कमेंट्स में, ठीक है? Next question. Which of the following functions could be performed by leaves? Photosynthesis, obviously it is performed by leaves. Transpiration, transpiration होता क्या है? Transpiration होता है evaporation of water from leaves, stomata of leaves, इसको कहते हैं transpiration। 67th BPSC transpiration word यूज हुआ होगा आपका किसी ऑप्शन में, देखना आप, osmosis वाले क्वेश्चन में शायद यूज हुआ है। ठीक है,
स्टोर फूड 1 और 2 तो सही लग रहा है, स्टोर फूड करता है क्या? लीफ, पता नहीं। अगर आप देखोगे तो कुछ पौधे होते हैं जैसे कि अनियन और जिंजर होता है, शायद अन्नी सॉरी अनियन और गार्लिक होता है, जिसमें कि पौधों में ये स्टोर फूड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 1, 2 एंड 3 तीनों ही हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ऑल्सो वेरी डक्टाइल इन नेचर। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड हॉलमार्किंग एंड अलाउड सेल ऑफ सर्टिफाइड gold of how many carats apart from 22 carats? This question is giving us a lot of information. So apart from solving this question, let's first try to find out, grasp the information which this question is giving us. He is saying that gold is a good conductor of heat and electricity. Very good. Is silica a good conductor of heat and electricity? No. Silica is only good conductor of heat. Silica is not a good conductor of electricity. ठीक है, silica, yeah, perfectly fine. ठीक है। It is also very ductile in nature. Is silica ductile in nature? नहीं बाबा, gold is ductile in nature. Government of India has mandated hallmarking and has allowed sale of certified gold of 22 carats, and it has also allowed certified gold, sale of certified golds of how many carats? 20 carats, 18 carats, 14 carats, 16 carats. It has allowed 14 and 18 carats apart from 22 carats. So 14, 18 और 22 इन तीनों का सर्टिफाइड गोल्ड का सेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है। ठीक है। गोल्ड कहाँ पाया जाता है? इंडिया, बिहार में अभी मिला है। बताओगे रिजर्व्स ऑफ गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है? माइका, आपको बताया था, माइका आ गया एग्जाम में, ध्यान देखा था आपने? माइका आ गया था एग्जाम में, गया में मिलता है, गया नवादा में। तो आप मुझे गोल्ड बताओगे कहाँ मिलता है? जमुई में मिलता है क्या? मुझे नहीं पता, बताओगे? और कुछ मुझको बताना है इसके साथ? नहीं, बस इतना ही है। शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे वीडियो, है ना? चलो, बाय।